हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी में, जिसमें आज हम चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन क्या पढ़ेंगे। इसमें हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये हमारे आम जीवन को प्रभावित करता है और संसाधन के तौर पे जल का क्या महत्वपूर्ण है और हमें इसीलिए जल का बचाव भी करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर जो 3/4 हिस्सा है वो क्या है, पानी है। वो पूरी तरीके से पानी है। अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से, जल से ढका हुआ है। लेकिन जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है। बट ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर। देखिए, वाटर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, वाटर बेसिकली दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है फ्रेश वाटर, दूसरा होता है सलाइन या सॉल्टी वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर कौन सा होता है? फ्रेश वाटर वो होता है जिसे हम पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सलाइन वाटर वो होता है जो ओशियन में है। यही वो पानी है जो कि 3/4 हिस्से पर पृथ्वी पर फैला हुआ है, और मीठा पानी का जो मामला है वो बहुत ही कम है। द फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्विस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। और आपको ये जो फ्रेश वाटर है ये बेसिकली मिलता कहाँ से है? ये कुआं से मिल जाएगा, नदी से मिल जाएगा, वो भी नदियाँ जो प्रॉपर हिमालय और इन जगहों से निकलती हैं उनसे मिलेगा। और रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, और जो भूमिगत जल होता है वहाँ से ये सारे प्राप्त होंगे। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से इसे इंश्योर किया जाता है। यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि 3/4 हिस्सा पानी है, लेकिन एक पानी के भी एक लिमिट है। एक वक्त के बाद पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली वो यही चीज़ दिखाती है कि जो आपका जो फ्रेश वाटर है, अगर आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। और इसमें एक प्रेडिक्शन भी दिया हुआ है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाज़ा। ठीक है, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन, 2 बिलियंस पीपल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पानी की स्कार्सिटी में। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? अभाव। अभाव या जिसे कमी कहा जाता है। ठीक है, इसके बगैर ये लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत ही बुरी परिस्थिति में होंगे। तो ये वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। तो 96.5% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वाटर है वो एस्टिमेटेड एग्जिस्ट कर रहा है ओशियन में, एंड ओनली 2.5% फ्रेश वाटर। देखिए, मैंने आपको फ्रेश वाटर का यहाँ पे परसेंटेज भी बता दे रहा हूँ कि दुनिया में जो 96.5% पानी है वो सलाइन है। ठीक है, ओशियन वाटर है। और खाली 2.5% जो है वाटर जो है जो कि आपके पीने लायक पानी है। ठीक है, नियरली 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइसलैंड। और इसमें भी ये जो आपका 2.50% जो पानी था जो कि फ्रेश वाटर है, इसमें से इसका 70% जो जल है वो क्या है, वो जो बर्फ़ की जो सिल्ली जमी हुई है पोल्स पे, वो उसके तौर पे है। ठीक है, ये आइस शीट्स और ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़ जो होते हैं या बर्फ़ के जमे जो पहाड़ होते हैं उनको बोला जाता है। ग्रीन लैंड एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वाइल लिटिल दैन 30% इज स्टोर्ड एज अ ग्राउंड वाटर। और इसमें से 30% जो है वो क्या है, स्टोर है एज अ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के तौर पे। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो जल के जो स्रोत हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। देखिए, इंडिया जो है 4% जो विश्व का ये जो प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्षण। ठीक है, एक साल में जो भी कोई स्थान होता है जो जो रेगुलर जो वर्षा प्राप्त करता है उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। और 133वें नंबर पर है इंडिया टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। और पानी की उपस्थिति के आधार पे जो है, जो रैंक है इंडिया की, वो क्या है, वो 133 है।
द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई 2025 कितने रीजन्स जो हैं प्रभावित हो जाएंगे, यही है यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2003 की। ओके, तो आगे देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट द गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर। देखो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, रिन्यूएबिलिटी के भी चांसेस बहुत हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर। हमें ऐसा लगता है कि इतना पानी है दुनिया में, तो हमें आने वाले टाइम में कैसे दिक्कत हो सकती है। तो associate with regions having low rainfall on those than the drought prone, we instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distance to get water through the availability of water resources। तो दरअसल ये यहाँ पे क्या है बताना ये चाह रहे हैं कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं, बेसिकली हम दोआबा में रह रहे हैं, तो दोआबा में पानी की स्कार्सिटी देखने को हमें उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ पे महिलाएं जो हैं बहुत दूर दूर पीने के पानी के तलाश में जाती हैं। और ये सारी परिस्थितियां हमको भी देखने को मिलेगी अगर हमने पानी के एक्सप्लोटेशन और एक्सेसिव यूज़ और अनइक्वल एक्सेस जो है, अगर इसे हमने बैलेंस नहीं किया। हम जो ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमने नहीं छोड़ा, जो एक्सेसिव यूज़ है, जो वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, और अनइक्वल एक्सेस है। कुछ लोगों के पास कम है पानी के लिए, कुछ लोगों के क्षेत्रों में पानी कम होता है और कुछ लोगों के क्षेत्र में ज़्यादा है। जैसे कि यूपी में, उत्तर पूर्वी यूपी में पानी की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर यही चीज़ आप कहाँ देखें, बुंदेलखंड रीजन में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि तो यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को भी समझने की हमें ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि कोई क्षेत्र या जो एरिया है वहाँ पर पानी की इतनी मात्रा होने के बावजूद भी क्या वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो सकती है? हमारे भारत में ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। बुंदेलखंड का रीजन देख लिए, राजस्थान का रीजन देख लिए, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? वाटर स्कार्सिटी आने के पीछे रीज़न क्या है? तो वो एक पहला रीज़न ये है कि लार्ज एंड ग्रोविंग पॉपुलेशन। हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में लगभग 131 करोड़ के पास है, ये अनऑफिशियल डेटा है। 125 करोड़ ऑफिशियल है। ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। अब देखिए, जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सिर्फ खाली उसके काम के लिए ही नहीं, घरेलू काम के लिए ही नहीं, बल्कि अगर वो कोई कोई व्यापार और कोई भी चीज़ बनाना चाहे तो उसके लिए भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो जो हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वाटर रिसोर्सेज हैं बीइंग वेरी एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। और फिर खेती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको इन पानी की ज़रूरत पड़ती है। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट द मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ऑन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब आप देखते होंगे कि किसान जो होते हैं उनके पास क्या है, खुद का क्या होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, ऑन वेल्स होते हैं, जिनके माध्यम से वो क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं अपने जो भी फसल लगाई रखी होती है उसकी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो बड़ी मात्रा में औद्योगिक इकाइयाँ इस्टेब्लिश की जाती हैं, यानी कि उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे कि भट्टा है, फैक्ट्री है, इन सारी चीज़ों को। अर्बनाइजेशन भी बड़े स्तर पे होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। ये भी बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial units of many MNCs। अब देखिए, आज के टाइम में ही आप देखिए बड़े बड़े उद्योग जो MNCs के तौर पे जानी जाती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो लोग हर जगह जो है इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी और उससे रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है बहुत बढ़ चढ़ के लोगों के सामने आ रहा है। आगे देखते हैं। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनीज इन द सिटीज़ यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग। अब आज के टाइम में देखिए सबके घर में जो है पंप वगैरह लगे हुए हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग लगे हुए हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उन्हें
कहीं ना कहीं वो पानी का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज़ें वो करना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जाता है। ओके, संतुलन बिगड़ता चला जाएगा। यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर। तो फाइनली जो सारी चीज़ों को और परिस्थितियों को देखते हुए जो चीज़ हमें समझ में आई, उसमें क्या है कि कंजर्व करना है हमें, क्या, पानी हमें बचाना है, सेफ गार्ड करना है, ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी ये चीज़ मिल सके। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखो, नदी जैसे बह रही होती है, नदी पे कुछ इस तरीके का सिस्टम डेवलप कराना कि डैम भी बन जाए, इरिगेशन सिस्टम भी बन जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे बिजली भी उत्पन्न की जा सकी। जब ये सारे कामों को किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि डैम्स मिलेंगी, बिल्ट ऑफ स्टोन रबल्स मिलेंगे, रिजर्वायर मिलेंगे, यानी जो पानी जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसको, लेक्स मिलेंगे, एम्बैंकमेंट्स मिलेंगे, कैनल मिलेंगे इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी आपको। और ये पानी बचाने का जो तरीका है, ये आज से नहीं है, हमें बहुत पुराने टाइम से है। जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप देखिए एंशियंट इंडिया का, तो इसमें आपको BC श्रीरंगपट्टनम नियर इलाहाबाद ये आपको देखने को मिलेगा पहली सेंचुरी में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम्स और लेक्स और इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। कलिंगा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर, इन सब जगह पे भी सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स देखने को मिलेंगे। 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी में भी, जैसे कि भोपाल लेक है, हौज खास है, ये सब कहाँ बने, ये पुराने टाइम से ही जो है कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं पानी को सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए। तो देखो, डैम्स जो होते हैं वो हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं पानी को बचाने और उसको संरक्षित करने में। तो उसे समझिए, जैसे कि क्या क्या चीज़ों का इससे फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं पानी के, उसको सप्लाई करता है कौन, डैम्स। डैम्स मतलब बांध। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ जहाँ पर ज़्यादा आते हैं वहाँ पे अगर डैम बना दिया जाए तो पानी को सुरक्षा मिल सकता है। रिक्रिएशन किया जा सकता है, इनलैंड नेविगेशन है, फिश ब्रीडिंग है, मछली पालन वगैरह भी यहाँ पर किया जा सकता है। और कई सारे जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनमें जैसे सतलज व्यास रिवर बेसिन है, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, कई जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो किए जाते हैं। तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि एक MPP बनाया जा रहा है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है डैम का, तो उससे सिर्फ और सिर्फ खाली पानी को रोका या पानी की दिशा नहीं मोड़ी जा रही है, बहुत सारे साइड जो है काम किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए जो है जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को, बांध को, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर कहे इन्हें। क्या कहे इन्होंने, आधुनिक भारत के मंदिर उन्होंने कहा, आधुनिक भारत के मंदिर कहा। और उन्होंने कहा कि अगर हमें आधुनिकीकरण की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ना है तो हमें इस व्यवस्था को और ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये जो रिसेंट ईयर है इसमें बहुत सारे जो हैं परफेक्ट जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उनकी शुरुआत की गई हैं, और इससे क्या हुआ कि जो बहुत सारी चीज़ें आपको, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि भूकंप आने की एक रीज़न जो है ज़्यादातर बांधों के बनने की वजह से भी है। रॉकेट स्टीम बेड्स, पुअर हैबिटेट्स, रिवर्स एक्वाटिक लाइफ। देखो, जहाँ पर भी डैम इस्टेब्लिश होगा वहाँ का क्या होगा, जो इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और पानी रोकने से एक जगह पे क्या होता है, उसकी उस जगह का जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, यानी कि उसका पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। हम्म प्रदूषित हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक। और इसी के चलते बहुत सारे
मूवमेंट्स आंदोलन चलाए गए, जैसे कि नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि एमपी और गुजरात में चलाया गया, टिहरी डैम आंदोलन ये भी चला यूपी और उत्तराखंड के। क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो वहाँ का जो हैबिटेट और जो वहाँ का पहले से जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से जो है क्या किया गया, ये बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए। Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crops। आपने पहले सुना होगा, आपने कभी कभी चीज़ें सुनी होंगी कि एक वक्त ऐसा रहा होगा कि इस जगह पे खेती में कुछ खास नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आज के टाइम में जो है इरिगेशन की जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर हो गई है। और जब इरिगेशन की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी तो वहाँ पे बहुत ही इंटेंसिव इंटेंसिव सिंचाई होगी। और ये क्या करती है, जो इंटेंसिव सिंचाई है ये नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो मिट्टी होती है प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जिनको ये बोला जा सकता है कि अगर इरिगेशन अगर सही तरीके से, सिंचाई सही तरीके से नहीं करो तो उससे भी क्या होती है, मिट्टी की क्वालिटी में कमी आती है। ये देखिए, जैसे कि ये मैप है। ओके, ये मैप में मैं आपको कुछ डैम्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये भाखड़ा नांगल डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, गांधी सागर है, और यहाँ पे आप देखिए जैसे कि टिहरी डैम है, ये टिहरी डैम है, हीरा कुंड उड़ीसा वाला है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम है। तो ये सारे डैम्स के नाम भी अगर आप याद रखें तो आपके पेपर में हेल्प करेंगे। नागार्जुन सागर डैम है, तुंगभद्रा है, ठीक है, घाट प्रभा है, पेरियार डैम है, ये पेरियार है, पुनियार वो ऊपर ही था। ओके, तो आई होप कि आपको ये मैप्स में जो भी डैम्स हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट्स वो भी क्लियर हो गए होंगे। और ये कुछ फ्लड से रिलेटेड जो है ये कटिंग्स हैं, जो कि बेसिकली आप इसको एक तरीके से केस स्टडी के तौर पे भी ले सकते हैं। इससे आपको भी समझ में आएगा कि जो पानी के अगर सही इस्तेमाल और बाकी सारी व्यवस्थाएं सही तरीके से ना रखी जाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस ऑफ व्हाट दे बिल्ड। ज़्यादातर जो ये आंदोलन हुए हैं वो क्यों हुए? क्योंकि इन लोगों ने जो वायदा किया कि ये चीज़ों से क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, आपकी जगह की खेती अच्छी हो जाएगी, पोल्यूशन नहीं होगा, उन सब चीज़ों पे क्या होते हैं, जब ये सारी पर्पसेस या योजनाएं जब फेल हो जाती हैं तभी तो ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि फ्लड प्लेन्स है, सॉइल इरोजन है, बड़े स्तर पे देखने को मिलेगा। सॉइल इरोजन क्या होता है? अच्छी मिट्टी के कट के बह जाने को सॉइल इरोजन कहा जाता है। और सेडिमेंटेशन भी होता है, यानी कि एक जगह से मिट्टी के कट के दूसरी जगह इकट्ठा होने को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। यहाँ पे इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र जो होता है उसको भी ये इधर उधर कर देते हैं। और पेस्ट और पॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिजल्टेटिव एग्जल्टिव यूज़ ऑफ, क्या हो जाता है, वाटर का जब एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप देखिए, मैंने थॉट दैट गिवन द डिसवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ डैम। अब ये आगे देखते हैं हम लोग। तो परपजेस प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वाइबल अल्टरनेटिव। तो इनका इन चीज़ों को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे कि ये आपको प्रभावित भी ना करें, आपको नुकसान भी ना पहुंचाएं, और आपकी इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली बेनिफिशियरी भी हो सकें। तो उसके लिए जो है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको आप बेहतर करिए। जो नेचुरल तरीके से खेती की जा सकती है उसको करने के लिए करिए। रूफटॉप रेन है, कुल्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी बनाइए। और खादिन जैसे है, जो हार्ट्स हैं, इन सब को डेवलप करिए। इससे क्या होगा कि जो पानी होगा उसे बचाया जा सकता है, और क्या होगा, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टर हमें बनने की ज़रूरत है। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग ये बेसिकली क्या है, ये आप जो देख रहे हैं ये सब एक तरीके का सिस्टम है, ये देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वर्षा का जल है उसे आप बचा सकते हैं और आने वाले टाइम में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, पानी को कैसे बचाया जा सकता है।
इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली बीकानेर, फलोदी एंड बरमार। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर क्या है कि टंकाज, ठीक है, टंकास करके या टैंक्स करके बारिश के पानी को एक बड़े से कमरे में रोक लिया जाता है और छोटा सा पाइप जो है उससे अटैच करके क्या करते हैं, उसको एक जगह सारा पानी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी पानी बचाया जा सकता है। ये टैंकास बोला जाता है, पलार पानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और तो एक और केस स्टडी छोटी सी है जो कि वेस्टर्न राजस्थान से है, पश्चिमी राजस्थान से, जहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए ये आप ये फ़ोटो में देखिए रूफ टॉप, देखिए ये पाइप लगे हुए हैं और ये छोटी सी टंकी बनी हुई है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर सब पानी गिरेगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा और ये पाइप से बह के ये यहाँ पे आ जाएगा और इसी से क्या होगा, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के द्वारा जो है जो बारिश का पानी है उसका एक जगह कलेक्शन भी कर लिया जाएगा और उसे बाद में कुछ जैसे कि कपड़े धुलने हैं या खेत में, इन सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करके पानी का सही इस्तेमाल किया जाएगा और वो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो आपके लिए मदद भी करेगा। देखिए आप ये देखिए जैसे कि ये पाइप है, ये पाइप वाला सिस्टम है, इधर का पानी उधर चला जाएगा और पानी बेकार भी नहीं होगा और पानी इस्तेमाल भी हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बम्बू डीप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि मेघालय में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बम्बू को इस तरीके से सेट किया जाता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है और वो काम आ जाता है। तो तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इंडिया विच हैड मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो घर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो बारिश का पानी होता है उससे जब वो पाइप से नीचे नाली में वेस्ट के तौर पे बह जाता है तो उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें घर के डिज़ाइनों में भी चेंज करना चाहिए, जैसा कि तमिलनाडु में किया गया। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।